अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGD 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 10 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टॉपिक नंबर है 193 कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक पार्ट नंबर 3। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कॉमन स्टॉक्स। और कॉमन स्टॉक्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, उसकी अजम्पशंस पढ़ी थी 3। और प्रीवियस ही लेक्चर में हमने नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ और ग्रोथ इन स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने 2 जो अजम्पशंस थी यानी नो ग्रोथ एंड कांस्टेंट ग्रोथ, उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ लिया और उसके फार्मूला के बारे में पढ़ लिया। और आज हमने जो इन डिटेल स्टडी करना है वो ग्रोथ इन स्टेजेस है। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर्स जब मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स बने हुए हैं इसके, तो प्रीवियस जो मॉड्यूल्स थे उसमें हमने ये जो अजम्पशंस हैं इसके बारे में इन डिटेल भी पढ़ा था। बट यहाँ पर हम कोस्ट देखना चाह रहे हैं कि कोस्ट क्या होती है। इसकी कोस्ट देखने के लिए इसीलिए हम इसे पहले ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और देन इसके फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी ग्रोथ इन स्टेजेस की बेसिक्स मैंने आपको बता दी। यानी डिविडेंड जो होता है वो स्टेजेस में ग्रो होता है, यानी दैट द डिविडेंड ऑफ कॉमन शेयर ऑफ एनी कंपनी इज चेंजिंग और ग्रोइंग बट नॉट ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। यानी आप कहोगे क्योंकि नो ग्रोथ था तो नो ग्रोथ थी, यानी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी कि और एक था कि कांस्टेंट ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, ये पढ़ा। अब ग्रोथ इन स्टेजेस यानी दोनों काम हो रहे हैं, ग्रो तो कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा। यानी एक साल, अगर इस साल की बात करूं तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है या इस तरीके से, तो क्या कहोगे कि 10% है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये 10% से ज़्यादा हो या कम हो, उससे नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी मुझे नहीं पता कितना है लेकिन ग्रो कर रहा है। ठीक है, हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो सकता है डिक्रीज हो रहा हो। बट वी व्हेन वी अप्लाई ग्रोथ इन स्टेजेस assumption दैट वी इंक्लूड अनदर assumption इन इट। जब आप इस assumption को, क्योंकि मैंने कहा ग्रो तो कर रहा है बट नॉट कॉन्स्टेंटली यानी सेम नहीं है ग्रोथ, तो इसके साथ एक और assumption आपने क्या है ऐड करनी है, जो कि है डिविडेंड ग्रोज एट अ सर्टेन कॉन्स्टेंट रेट फॉर अ फिक्स्ड और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी सर्टेन नंबर्स, यानी सपोज करो 5 ईयर्स के लिए एक ग्रोथ यानी रेट रहा, उससे नेक्स्ट ईयर जो 6 से लेकर 10 तक कुछ और रेट रहा, फिर 10 के बाद ऑनवर्ड कुछ और रेट रहा, यानी स्पेसिफिक रेट रहेगा और स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो ये अजम्पशन भी इसमें ऐड हो जाएगी ताकि हम इस पर जो फार्मूलाज अप्लाई करने वो इजीली कर सकें। इंडिविजुअल जो होता है वैल्यूज़ के लिए फार्मूला होता है वो अलग होता है, और जो टिल इन्फिनिटी जा रहा है या ऑनवर्ड जो लास्ट में कांस्टेंट जा रहा है उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज़ होता है। सो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, लेट्स सपोज वी मे से दैट फॉर द फर्स्ट 5 years द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड विल बी 10%, बट आफ्टर द यानी 5 सालों के लिए 10% रहा, 5 साल के बाद यानी छठे साल से ऑनवर्ड जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 11, 12 या फिर 9% जितना भी हो सकता है वो रहा। इन दिस वे वी हैव डिवाइडेड द ग्रोथ इन 2 स्टेजेस। यानी फर्स्ट 5 years सपोज करो 10% रहा, 6th ईयर से ऑनवर्ड एंड तक सपोज कर लो वो इनमें से कोई भी रेट रहा, यानी वो चलता गया कॉन्स्टेंटली। ठीक है, वी इस तरह से हमने 2 स्टेजेस बना ली, फर्स्ट 5 ईयर और 6 ईयर से ऑनवर्ड तक। एंड इट्स जस्टिफिकेशन विल बी दैट फॉर द फर्स्ट ईयर 5 years कंपनी कैप द रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन यानी गेन करना यानी रिटेन करना प्रॉफिट को कांस्टेंट, उसने अपनी क्या रखी, कांस्टेंट रखी। ठीक है, मीनिंग दैट फॉर द फर्स्ट 5 years वी सपोज दैट कंपनी इट्स रिटेंशन रेशियो डिविडेंड पे आउट सेम, देयर फॉर ग्रोथ ऑफ डिविडेंड रिमेन्ड कांस्टेंट। यानी उसने अपनी रिटर्न यानी प्रॉफिट वगैरह जो गेन करना था, यानी सपोज करो उसने एक जैसा रखा, 10% ही 5 years तक रहा, तो उसके पास जो भी प्रॉफिट रिटेन हो या रिटेंशन रेशियो जो हमारी थी वो सेम रही, यानी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था वो भी सेम अमाउंट में ही गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ डिविडेंड रिमेन्ड सेम, बट आफ्टर 5 years दैट कंपनी हैज़ चेंज इट्स रिटेंशन और पे आउट रेशियो एंड सो द कॉस्ट विल चेंज बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द रिटेंशन रेशियो। एज अ रिजल्ट वी हैव 2 स्टेज मॉडल। और नेक्स्ट 5 years के बाद फिर उसने चेंज किया तो हमारी कॉस्ट चेंज हुई, डिविडेंड चेंज हुआ, यानी हमारी रिटेंशन रेशियो चेंज हो गई, तो इसे हम कहते हैं 2 stages में चला गया।
ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स और 6 ईयर से ऑनवर्ड तक। नेक्स्ट आ जाओ 3 स्टेज। जैसे आप 2 स्टेजेस बनाते हो, मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि फ़र्स्ट 5 ईयर सपोज करो एक रेट रहा, 6th ईयर से सपोज करो 10th ईयर या 15th ईयर तक कोई और रेट होगा, फिर 6th यानी 10th का तक कह रही हूँ तो 11th ईयर से 20 तक या फिर ऑनवर्ड, क्योंकि कॉमन स्टॉक्स में जो लास्ट रेट होता है वो टिल इन्फिनिटी जाता है, क्योंकि ये जो कॉमन स्टॉक्स हैं वो हमेशा रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन भी यही होती है कि लास्ट जो रेट होता है वो टिल इन्फिनिटी तक जाता है। तो यानी फर्स्ट ईयर अगर 3 स्टेजेस, आप इसी तरह से 4 स्टेजेस 5 स्टेजेस भी बना सकते हो, यानी फर्स्ट 5 ईयर्स एक रेट है, तो नेक्स्ट 5 ईयर 6th ईयर से 10th ईयर एक रेट है, और 11th ईयर से 15th तक दूसरा रेट है, 16 से 20 तक दूसरा रेट आपने रखा है। तो इस तरह से आप ग्रोथ इन स्टेजेस कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ 3 की बात करें, सपोज करो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक कांस्टेंट रेट रखा और 6 ईयर से 5 ईयर नेक्स्ट 5 ईयर यानी 10 तक एक रेट रखा, चेंज किया, देन आपने एक और रेट चेंज किया थर्ड स्टेज, तो इसे हम कहेंगे हमारे पास 3 स्टेजेस हैं और इसको क्या कहेंगे 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल कहेंगे। इन दिस केस ग्रोथ इन स्टेजेस वी हैव 2 स्टेजेस ग्रोथ मॉडल एंड 3 स्टेज growth model. How do we calculate the cost of that common stock which is growing in stages? क्योंकि ग्रो कर रहा है ना, स्टेजेस में पार्ट्स बन गए। when it is growing in 2 stages, when it is growing in 3, जब वो 2 स्टेज में ग्रो करेगा उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब वो 3 स्टेज में ग्रो करेगा देन उसकी जो है कॉस्ट कैसे निकालते हैं। There are certain things that we need to keep in mind while making all these calculation. Firstly आपको ये पता होना चाहिए जो कॉमन स्टॉक का जो डिविडेंड है वो पेड टिल इन्फिनिटी जाता है, यानी जब तक बिजनेस रहता है, क्योंकि कॉमन स्टॉक हैं ही वही, यही डिफरेंस आता है प्रेफर शेयर और कॉमन स्टॉक्स में। कॉमन स्टॉक टिल इन्फिनिटी जाते हैं तब तक जब तक आपकी बिजनेस वर्क करता रहता है तब तक ये स्टॉक्स रहते हैं। तो सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर 5 or 10 or 20 ईयर्स। ग्रोथ इन स्टेजेस डज नॉट मीन दैट देयर इज़ अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर विच वी आर कंसिडरिंग द डिविडेंड। यानी अगर स्टेजेस की बात करूँ, मैं तो चलो ईयर्स की बात कर रही हूँ, तो कोशिश यही होगी ये जो इसके अजम्पशंस आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जा रहा है उसमें भी यही बताया जाएगा कि लास्ट स्टेज जो होती है वो टिल इन्फिनिटी जाती है, क्योंकि हमें कॉमन स्टॉक की जो असम्पशंस हैं उसको भी कंट्रोल में रखना होता है कि लास्ट स्टेज हमारी इन्फिनिटी तक जाए according to common stocks. Now we are considering dividends from the first year to till infinity. वी आर टॉकिंग अबाउट, हम सिर्फ टिल इन्फिनिटी इसकी नहीं, हम डिविडेंड्स की बात करें हैं टिल इन्फिनिटी, यानी फर्स्ट ईयर का डिविडेंड प्रीवियस लेक्चर में बताया यानी D1 होगा। सेकंड ईयर का डिविडेंड आप कंसीडर करोगे D2 है, थर्ड ईयर का D3 D4 ऐसे ऑनवर्ड चलता जाएगा डिविडेंड टिल इन्फिनिटी, विच विल बी द डिविडेंड एट द टाइम ऑफ infinity. Now let's have a look at the things that we need to keep in mind while going to the calculation of the cost of common stock when it is growing in stages. फर्स्ट थिंग जो है आपने देखनी है वो है डिस्काउंटिंग डिविडेंड्स ऑफ ईच स्टेज, यानी हर स्टेज पर जो भी डिविडेंड्स हैं उनको सेपरेटली डिस्काउंट करना है, यानी उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। वी हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। अगर 3 स्टेजेस की बात करूँ तो 3 स्टेजेस की सेपरेटली करोगे, मीनिंग दैट इफ कॉमन स्टॉक इज ग्रोइंग फॉर फर्स्ट 5 years a specific rate and in second stage it is growing at another rate, then we have to do calculation discounting separately for both these stages and then we will get the overall value of cost. अच्छा, क्या हो गया, हम डिस्काउंट करने का मतलब ही यही होता है प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करना, और इसकी डिटेल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं अब ये तकरीबन इनकी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं, जस्ट वो कॉस्ट वगैरह फाइंड करना है या फार्मूला फाइंड करना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 years के लिए ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट आपकी पता है कि लास्ट स्टेज क्या है, इन्फिनिटी तक जाती है, तो आप क्या है डिफरेंटली फार्मूलाज यूज़ करोगे, यानी 2 इंडिविजुअल वैल्यूज़ के लिए अलहदा फार्मूला यूज़ करोगे, कांस्टेंट ग्रोथ जो टिल इन्फिनिटी जारी है उसके लिए अलहदा फार्मूला करोगे, देन जाके आपको ओवरऑल समराइज़ करके आपको ओवरऑल उसकी कॉस्ट
मिलेगी। नेक्स्ट आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट स्टेज ऑलवेज गोज टिल इन्फिनिटी, यानी आपकी जो लास्ट स्टेज है वो आपकी जाती है टिल इन्फिनिटी। मैंने आपसे कहा कि जो कॉमन स्टॉक होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक आपका बिजनेस रहता है, इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक। इसीलिए क्योंकि ये जो हम बात करें हैं ग्रोथ इन स्टेजेस की, तो इनको भी तो ये कॉमन स्टॉक की ये जो असम्पशन है वो फॉलो करनी है। सो in that case the last stage of growth will always go till infinity, that is the cost of common stock which is growing in two stages, the second stage will always go till infinity। यानी अगर मैं 2 स्टेज की बात करी हूँ तो इसकी लास्ट स्टेज कौन सी होगी, सेकंड स्टेज। अगर मैं 3 स्टेज मॉडल की बात करी हूँ तो उसकी लास्ट स्टेज क्या होगी मेरे पास, थर्ड स्टेज। अगर मैं 5 स्टेज मॉडल की बात करी हूँ तो उसकी जो 5th स्टेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, लास्ट स्टेज। तो वो जो लास्ट स्टेज होगी वो हमारी जाएगी टिल इन्फिनिटी, यानी तब तक जब तक बिजनेस जा रहा है, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अप्लाई कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला ऑन दैट लास्ट स्टेज। देखें हमने कहा जो लास्ट स्टेज है वो टिल इन्फिनिटी जाती है, यानी एंड तक जा रही है, एंड तक सेम रेट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लास्ट स्टेज पर कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल यूज़ कर रहे हो तो सेकेंड स्टेज लास्ट स्टेज होगी, उस पर कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला यूज़ करोगे। अगर 3 स्टेज कर रहे हो तो थर्ड स्टेज हमारी लास्ट स्टेज होगी। अगर 6 स्टेज आप बात कर रहे हो तो जो 6th स्टेज होगी वो हमारी क्या होगी, लास्ट स्टेज होगी, और उस पर कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला आप अप्लाई करोगे। सो वी कैलकुलेट, अब यहाँ पर बात हो रही है इफ़ वी हैव 3, 4 और 6 स्टेज ग्रोथ मॉडल देन वी विल अप्लाई द कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला on the last stage of each model and we calculate every dividend individually on all stages before the last stage। यानी जो हमारे पास लास्ट स्टेज है उस पर तो आप लोग कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, क्योंकि टिल इन्फिनिटी उसने सेम रहना है। लेकिन उससे पहले जो रेट्स थे वो तो चेंज हो रहे हैं, तो उनके लिए इंडिविजुअली, यानी एक रेट के लिए एक फार्मूला, दूसरे रेट के लिए दूसरा फार्मूला, इंडिविजुअल वैल्यूज़ का जो फार्मूला है वो हर रेट के लिए अलग-अलग अप्लाई करोगे, ठीक है। So the calculation related to 2, 3 or 4 or 5 stage growth model is basically done in these stages. If there is 2 stage growth model then it will be 2 stage, 3 होगा तो 3 stages होगा and so on। But the thing that we need to remember that last stage will always go till infinity। ओके जी, लास्ट स्टेज डिविडेंड वैल्यू शुड बी फर्दर डिस्काउंटेड फॉर द ईयर्स फ्रॉम वेयर द लास्ट स्टेज स्टार्ट्स। तो आपको एक बार और डिस्काउंट करना पड़ता है जहाँ से लास्ट स्टेज स्टार्ट हुई थी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कैपिटल बजटिंग इन विच वी टॉक्ड अबाउट IRR, जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और हमने कहा था कि उसको कैलकुलेट करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो उसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। और इसी तरह से आप यहाँ पर भी 2 और 3 स्टेज मॉडल में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एनी कॉमन स्टॉक। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का आप लोगों को पता था कि बताया था मैंने कि आप क्या करते हो, एक रेट को पर वैल्यू, यानी जो भी प्रेजेंट वैल्यूज़ होती हैं कैश फ्लोज की, उसको डिस्काउंट करते हो, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करते हो, सम अप करके देखते हो कि आपकी जो कैश आउटफ्लो है उसको मीट कर रहा है या नहीं, यानी उतनी वैल्यू आपके पास आई है या नहीं। तब तक करते रहते हो, डिफरेंट रेट्स अप्लाई करते रहते हो जब तक आपके पास वो वैल्यू ना आ जाए कैश आउटफ्लो की। लेकिन अगर वैल्यू नहीं आती तो आप उसे क्या करते हो, इंटरपोलेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हो, इंटरपोलेट करते हो उन 2 रेट्स को जिस पर आपका जो आउटफ्लो है यानी कैश फ्लो है आपका, एक वैल्यू उससे कम हो और एक उससे ज़्यादा हो। तो उन 2 रेट्स को इंटरपोलेट करते हो और मिडल वैल्यू निकालते हो जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ द कॉमन स्टॉक या फिर कैपिटल की कॉस्ट फाइंड करें तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी कॉमन स्टॉक की कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से यानी आपने इक्वल लाना होता है। इट मीन्स दैट वी यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ जो मैंने अभी बता दिया, जस्ट इसको रीड आउट कर देती हूँ। वैल्यूज़ ऑफ आर रेट्स की इन ऑल द फार्मूला ऑफ कांस्टेंट इंडिविजुअल वैल्यूज़ 1 by 1, यानी कांस्टेंट की कांस्टेंट कहाँ यूज़ करते हो, आप लास्ट स्टेज पर यूज़ करते हो, और इंडिविजुअल वैल्यूज़ 1 by 1 यानी इंडिविजुअल, यानी क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेज से पहले जो रेट्स थे वो सब डिफरेंट थे, तो डिफरेंट रेट्स थे, तो हर रेट के लिए आप इंडिविजुअल इसका फार्मूला
फार्मूला यूज़ करके इंडिविजुअल जो ग्रोथ का फार्मूला है अप्लाई करोगे और वैल्यूज़ निकालोगे, और लास्ट स्टेज जो होगी उस पर कांस्टेंट ग्रोथ का जो फार्मूला है वो अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालोगे, एंड सी दैट एट व्हाट पॉइंट और रेट और फ्यूचर डिविडेंड बिकम्स इक्वल टू आवर करंट प्राइस. We call it the cost of common stock, which is growing in stages. And if at any rate these future dividend or current prices does not become equal, अगर नहीं आई इक्वल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप इंटरपोलेशन यूज़ करोगे और टू रेट्स जिनके दरमियान में, यानी एक बड़ा रेट होता है, यानी सपोज करो आपके 10,000 रुपीज़ हैं, एक रेट वो लोगे जिस पर 10,000 से कम वैल्यू आ रही है और एक रेट वो लोगे जिस पर 10,000 से अबव वैल्यू आ रही है. ठीक है, इन टू रेट्स को इंटरपोलेट करोगे और मिडल वैल्यू निकालोगे तो उसको हम कहेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक है. ठीक है, तो वो कंसीडर करें. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.